हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 62। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। समस्या समाधान विधि के सोपानों की चर्चा करते हुए इसके गुण एवं सीमाएँ बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें समस्या समाधान विधि के सोपानों के विषय में बताना है और उनके गुण और सीमाओं के विषय में बताना है। तो यहाँ पर हम उत्तर देखने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका ये भी यूपीएच ये आपका जो फर्स्ट पेपर चल रहा है ये भी समाप्त होने वाला है, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं। और साथ ही आपका फोर्थ पेपर भी समाप्त हो गया है, जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका जिन्होंने इतिहास शिक्षण ले रखा है, इतिहास शिक्षण भी हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो अब देखते हैं हम उत्तर। समस्या समाधान विधि के सोपान। समस्या समाधान विधि के प्रमुख पद या सोपान निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है आपका समस्या का चयन करना। सर्वप्रथम समस्या का चयन किया जाता है। समस्या समाधान विधि के सोपान में सबसे पहला पद क्या है? समस्या का चयन करना। इसमें सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है और इसके अंतर्गत विषय वस्तु में ऐसी जटिलताओं को ढूंढा जाता है जिनका निराकरण करने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। और समस्या का चयन शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर करना चाहिए। समस्या छात्रों के शारीरिक आयु, मानसिक योग्यता तथा मनोविज्ञान के अनुसार होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें जो समस्या का चयन होता है, यहाँ पर समस्या के निराकरण के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और साथ ही इसका जो चयन होता है उसको शिक्षक और छात्र दोनों को मिलकर करना चाहिए। और समस्या छात्रों के शारीरिक आयु, मानसिक योग्यता, मनोविज्ञान के अनुसार होनी चाहिए। इसमें नंबर 2 पॉइंट पर हम देखें समस्या का प्रस्तुतिकरण। समस्या के चयन के पश्चात शिक्षक को छात्रों के समक्ष समस्या का पूरा विश्लेषण कर देना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के समक्ष समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न होने से ही छात्र उनके समाधान के लिए प्रेरित होते हैं और कार्य में लग जाते हैं। इस सोपान में शिक्षक छात्रों को समस्या की पद्धति और प्रदत्त संकलन की पूरी जानकारी दे देता है, जिससे छात्रों को समस्या की पूरी जानकारी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें सबसे पहला पॉइंट क्या था कि समस्या का चयन करना, उसके बाद समस्या का प्रस्तुतिकरण किस तरह से करना है। यहाँ पर देखें तो समस्या के चयन के पश्चात शिक्षक को छात्रों के समक्ष समस्या का पूरा विश्लेषण कर देना चाहिए और उसके बाद समस्या की जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जानी चाहिए, क्योंकि समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न होने से छात्र उसके समाधान के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करें जिससे कि समस्याएं थोड़ी जटिल हों, जिससे कि छात्र समस्या समाधान के लिए प्रेरित हो पाएँ और अपने कार्य में लग जाएं। इस सोपान में शिक्षक छात्रों की समस्या की पद्धति और प्रदत्त संकलन की पूरी जानकारी दे देता है। जो भी समस्या समाधान के लिए जो भी पद्धति अपनाई जाएगी उसकी जानकारी शिक्षक छात्रों को दे देता है, जिससे छात्रों को समस्या की पूरी जानकारी हो जाती है। अब हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट है परिकल्पना का निर्माण। जब छात्रों के समक्ष समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो वह तनाव, उत्तेजना आदि का अनुभवीकरण करने लगता है और समस्या समाधान करने में लग जाता। तो एक तरह से देखें हम, जब छात्र को समस्या का चयन कर लेता है छात्र और साथ ही समस्या का प्रस्तुतिकरण भी, तो एक तरह से यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता परिकल्पना का निर्माण। जब छात्रों के समझ समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें तनाव, उत्तेजना आदि के लिए वो समस्या समाधान में लग जाता है और इस संदर्भ में छात्र सर्वप्रथम समस्या का संभावित हल अर्थात परिकल्पना का निर्माण करते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में समस्या का समाधान करना संभव हो जाता है। तो दोस्तों, जब वो परिकल्पना का निर्माण कर लेता है तो वो समस्या का समाधान करने में
सक्षम हो जाता है कह सकते हैं, या समस्या का समाधान करना भी संभव हो जाता है। और परिकल्पना में समस्या के क्या संभावित कारण हो सकते हैं, इसकी सूची बनाई जाती है और उसका समाधान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा पहले पॉइंट में क्या था, समस्या का चयन करना। दूसरे में क्या था, समस्या का प्रस्तुतिकरण। जिसमें शिक्षक के द्वारा समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं और छात्र उसके समस्या समाधान के लिए प्रेरित होते हैं। और तीसरे में हमने देखा कि जो भी संभावित समाधान है जो संभव हो सकते हैं, उसके लिए परिकल्पना के माध्यम से छात्र समस्या का समाधान करते हैं। और अब हम देखते हैं नंबर 4 पॉइंट, प्रदत्तों का संकलन। परिकल्पना के निर्माण के पश्चात परिकल्पना परीक्षण हेतु छात्र प्रदत्तों का संकलन करते हैं। प्रदत्त दो प्रकार रूपों में हो सकते हैं, पहला मात्रात्मक प्रदत्त और दूसरा गुणात्मक प्रदत्त। प्रदत्त संकलन के अनेक तरीके होते हैं, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, क्रम निर्धारण, पड़ताल, सूची, प्रश्नावली, व्यक्ति अध्ययन, व्यक्ति इतिहास, निष्पत्तियों का मापन आदि। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें प्रदत्तों का संकलन किस किस तरह से होता है। जो भी समस्याएं होती हैं उसके समाधान के लिए कौन कौन से बिंदु होने चाहिए। पहला इसमें मात्रात्मक प्रदत्त होता है, दूसरा गुणात्मक प्रदत्त होता है। और प्रदत्त संकलन के अनेक तरीके भी होते हैं, जैसे अवलोकन करना, साक्षात्कार करना, क्रम का निर्धारण करना, पड़ताल करना, सूची बनाना, प्रश्नावली, व्यक्ति अध्ययन, व्यक्ति इतिहास, निष्पत्तियों का मापन। तो अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग प्रदत्त का संकलन किया जाता है, जिससे कि समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो भी यहाँ प्रदत्तों का संकलन होता है, वो उसके लिए जो शिक्षक होते हैं वो निर्देश देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि छात्र को कैसे क्या करना है। अब देखते हैं नंबर 5 पॉइंट पे, प्रदत्तों का विश्लेषण। समस्या के संदर्भ में जिन प्रदत्तों का संकलन छात्रों के द्वारा किया जाता है, वे उनका विश्लेषण करने के लिए उसका वर्गीकरण तथा तालिकाबद्ध कर उन्हें समझने योग्य बनाकर उस पर लगने वाली आवश्यक सांख्यिकी लगाकर उसे अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पॉइंट पर, प्रदत्तों का विश्लेषण करते समय समस्या के संदर्भ में जिन प्रदत्तों का संकलन छात्रों के द्वारा किया जाता है, वे उनका विश्लेषण करने के लिए उनका वर्गीकरण और तालिकाबद्ध करते हैं। तो जो भी समस्याएं आती हैं उसका जो भी समस्याओं के लिए जो भी बिंदु चुने जाते हैं, उन बिंदुओं को चुनने के बाद उनका विश्लेषण किया जाता है और वर्गीकरण तथा तालिकाबद्ध कर उन्हें समझने योग्य बनाकर उस पर लगने वाली आवश्यक सांख्यिकी लगाकर उन्हें अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो जो भी समस्याओं के निराकरण के लिए जो भी सांख्यिकी आवश्यक होती है उसको अर्थपूर्ण बनाते हैं। नंबर 6 पर हम देखें निष्कर्ष। प्रदत्तों के विश्लेषण के उपरांत प्रदत्तों की स्थिति के आधार पर समस्या का विवेचन कर उस समस्या के समाधान के संदर्भ में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो भी प्रदत्त उपयोग किए जा रहे हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के उपरांत स्थिति के आधार पर समस्या का विवेचन कर उस पर समस्या के समाधान के संदर्भ में निष्कर्ष निकाले जाते हैं और साथ ही अंत में परिकल्पनाएं बनाई गई थी उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। तो दोस्तों जो भी परिकल्पना का निर्माण हुआ था उसी परिकल्पना को देखा जाता है कि ये समस्या के समाधान में सटीक है कि नहीं है। उसी के आधार पर उन परिकल्पनाओं को चुना जाता है और उसमें स्वीकृति या अस्वीकृति ली जाती है। एक तरह से उसके संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रकार समस्या का समाधान हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा टोटल 6 पॉइंट में समस्या समाधान के जो विधि के सोपान हैं वो आते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था समस्या का चयन करना था, दूसरे में समस्या का प्रस्तुतिकरण और तीसरे में परिकल्पना का निर्माण, चौथे में हमने देखा था प्रदत्तों का संकलन और पांचवें में हमने देखा प्रदत्तों का विश्लेषण और नंबर लास्ट था आपका 6 निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि कौन सी परिकल्पना स्वीकृत या अस्वीकृत की जाती है या इसमें किस तरह से निर्णय लिया जाए। ये सारी चीज़ें हमने देखी और उसके बाद समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।